हेलो। हेलो, नमस्ते। मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। आज सैटरडे है, वीकली करंट अफेयर्स का डे है। राजस्थान स्पेसिफिक आपके आरएस प्री और मेंस एग्जाम में जो भी न्यूज किसी भी तरीके की रेलेवेंस रखती है वो अपन आज कवर करेंगे। एक दो न्यूज जो किसी ना किसी तरीके से नेशनल लेवल पे टच होती हैं वो अपन सुबह देख लेते हैं लाइव सेशन में जो 11 बजे होता है। बची हुई न्यूज अभी देख लेते हैं। ठीक है, चलो पहला स्टार्ट करते हैं। जोधपुर के जोड़बीड़ वल्चर कंजर्वेशन साइट। अब कुछ जगहों पे आपको जोधपुर भी लिखेगा और आपको बीकानेर भी दिखेगा। दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों में है, बॉर्डर शेयर होती है दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की। ठीक है, चलो इसमें क्या हुआ है, देश की सबसे ज्यादा वल्चर्स इस कंजर्वेशन साइट पे आकर इकट्ठी हुई हैं। 1000 से भी ज्यादा वल्चर्स बताते हैं। और इस कंजर्वेशन साइट का एक ही पर्पस है और वो पर्पस यही है कि हमें यहां पर वल्चर्स को कंजर्व करना है, उनको बचाना है। वल्चर्स क्या है? वल्चर्स हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। आईयूसीएन की अकॉर्डिंग, आईयूसीएन की रेड डेटा लिस्ट आती है, उसमें वल्चर्स हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। और इंडिया में कहां लिखे, यहां लिख देते हैं। इंडिया में वल्चर्स को स्टेटस प्रोवाइड किया हुआ है शेड्यूल 1 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। शेड्यूल 1 का मतलब है कि हम वल्चर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं किस लेवल तक? जिस लेवल तक हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लायंस को प्रोटेक्ट करते हैं, क्या नाम है उसका, पीकॉक को प्रोटेक्ट करते हैं, इन एनिमल्स को करते हैं। ठीक है, वाइपर्स हो गए, कोबरा हो गई, ये शेड्यूल 1 के एनिमल्स हैं। उसी तरह से वल्चर भी शेड्यूल 1 का एनिमल है। और आईयूसीएन के अकॉर्डिंग क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो वल्चर्स के प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब वल्चर्स के लिए आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। वल्चर्स क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स होते हैं। स्कैवेंजर्स क्या करते हैं? जो डेड एनिमल और ह्यूमन बॉडीज होती हैं उनको कंज्यूम करते हैं, सफाई अभियान का काम करते हैं। राइट, ऐसी डेड बॉडीज जिनके अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस होंगे, जैसे डीडीटी हो गया, जैसे डाइक्लोफेनाक हो गया, किसी भी टाइप का एनएसएड जो कि वल्चर्स को सूट नहीं करता है, उनकी जान, उनके लिए जान के लिए खतरा है, हमें उन मेडिसिन को, उन ड्रग्स को बैन करना जरूरी है। एनिमल्स, किसी भी टाइप का कहीं पेन होता है, ह्यूमंस में भी एनएसएड्स यूज होते हैं, बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में मॉर्फिन्स वगैरह यूज होते हैं जो हॉस्पिटल्स में आपको देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है, इसको कैसे बता सकते हो, जो डाइक्लोफेनाक के या फिर एनएसएड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, यानी कि डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो अगर कोई एनिमल है जिसको डाइक्लोफेनाक मेडिसिन दी हुई है और उसकी डेथ हो जाती है तो कार्कस को, डेड बॉडी को खुले में छोड़ दिया जाता है, खुले में फेंक दिया जाता है। तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वल्चर्स इसको खाएंगे और स्कैवेंजिंग वाली जो एक्टिविटी है, वो क्लीनिंग वाली जो एक्टिविटी है वो हो जाएगी, और ऐसा हो भी जाता है। बट प्रॉब्लम इसमें ये है कि उस एनिमल में जिसकी डेड बॉडी रखी हुई है, उस एनिमल की डेड बॉडी में डाइक्लोफेनाक है और डाइक्लोफेनाक वल्चर्स के लिए पॉइजन की तरह काम करता है। ठीक है, तो डाइक्लोफेनेक वाला प्रॉब्लम है। दूसरा, वल्चर स्कैवेंजर्स होते हैं। एक चीज और, हाँ, पोचिंग, वल्चर्स की पोचिंग होती है। पोचिंग के लिए आपको स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने पड़ेंगे लॉज। 100 से भी ज्यादा स्पीशीज ऐसी हैं जो 12 किलोमीटर के रेडियस में पाई जा रही हैं इस वक्त। किस टाइप की वल्चर्स आई हुई हैं? ग्रिफिन हो गया, हिमालयन ग्रिफर, यूरेशियन ग्रिफर, ग्रिफिन और सिनेरिस वल्चर, रॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये इतने ज्यादा स्पेसिफिक नाम आते नहीं है। टाइप्स ऑफ वल्चर्स हैं, बहुत सारे टाइप के, 1000 से भी ज्यादा वल्चर्स वहां पर इकट्ठे हुए हुए हैं। वल्चर्स दुनिया में, जहां इंडिया में आए हैं, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और यूरोप से आए हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन साइट है इंडिया में वल्चर्स की प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पर इनकी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराना भी होता है, इनका प्रोटेक्शन साइट भी होती है। भाई यहाँ पर इनको कोई चोट लग गई, परेशानी हो गई, बीमारी हो गई तो उनका इलाज वगैरह भी प्रोवाइडेड हो, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। अब ये वल्चर कंजर्वेशन रिजर्व क्या है? इसका नाम है जोड़बीड़, जोड़बीड़, कुछ भी गढ़वाला, कुछ भी इसका नाम आ रहा है, और ये बीकानेर में है। मैम अभी थोड़ी देर पहले तो जोधपुर में था। हाँ, तो इकट्ठे तो चारों तरफ हुए हुए हैं ना वल्चर्स। ठीक है, ओके ओके, चलो वल्चर क्या है? बर्ड ऑफ प्रे है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वल्चर रेस्टोरेंट की तरह काम करता है। जी हाँ, यहाँ पर डेड बॉडीज को स्पेशली रखा जाता है, एनिमल डेड बॉडीज को, कार्कसेस को, ताकि वल्चर्स उनके ऊपर फीड कर सकें। यही है वल्चर रेस्टोरेंट। अगर आपने कहीं पे देखा है वल्चर रेस्टोरेंट लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान वहां पे जाएंगे और वल्चर का मीट मिल जाएगा। जी नहीं, वल्चर प्रोटेक्टेड एनिमल है। यू कैन नॉट हंट अ वल्चर। ओके, आप वल्चर का शिकार नहीं कर सकते, उसको नहीं पकड़ सकते। वल्चर्स के लिए यहाँ पर फूड अवेलेबल होता है। दूसरी चीज, वल्चर पॉपुलेशन, हाँ, 1990 से वल्चर पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा डिक्लाइन आया है बिकॉज ऑफ दिस डाइक्लोफेनाक पॉइजनिंग। मैंने आपको बता दिया कैसे काम करता है। राजस्थान का तीसरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कंजर्वेशन रिजर्व है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, और इको टूरिज्म का भी बहुत ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। कब स्टार्ट हुआ था? महाराजा गंगा सिंह जी ने स्टार्ट किया था बीकानेर के, उस टाइम महाराजा हुआ करते थे, अर्ली 1900s में। ऑफिशियल कार्कस डिस्पोजल साइट बना दी थी, इस जगह को लॉक कर दिया था
ताकि जितने भी एनिमल्स की डेथ होती है उसको एक जगह पे रखा जा सके। फिर यहाँ पर वल्चर्स आने लग गए, वल्चर्स फीड करने लग गए, वल्चर्स ठीक है, वल्चर्स का प्रोटेक्शन वगैरह शुरू हो गया। 2008 में कंजर्वेशन रिजर्व इसको घोषित कर दिया। सिंगल डंप की जगह इसको नेशनल डाइक्लोफेनाक बैन भी कर दिया गया, क्योंकि डाइक्लोफेनाक क्या कर रहा है, वल्चर्स की जान ले रहा है। सेफ फीडिंग अवेलेबल है, ब्रीडिंग और माइग्रेशन के लिए भी यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प की जाती है। प्लास्टिक वेस्ट रिमूवल वाला भी काम यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। इको सिस्टम नहीं, इको टूरिज्म के लिए इस जगह को अच्छे से यूज किया जाता है। यू कैन एक्चुअली गो टू दिस प्लेस, यू कैन पे द अथॉरिटीज, और फिर आप यहाँ पर एक्चुअली वल्चर्स को अपने नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। यू कैन नॉट टच देम, यू कैन नॉट बी इन कॉन्टैक्ट विद देम, बट येस यू कैन ऑब्जर्व द एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिटेट। एरिड टेरेन है, तो अब राजस्थान में तो एरिड टेरेन ही है, सेमी एरिड और एरिड टेरेन ही होता है, और यहाँ पर वल्चर बर्ड वॉचिंग अवेलेबल है, भोजशाला अवेलेबल है, यानी कि आप यहाँ पर वल्चर को फीड भी करा सकते हैं, लेकिन आप पास में जाके उसको हाथ में लेके नहीं फीड करा सकते हो। कंजर्वेशन एफर्ट, वल्चर सेफ फीडिंग, वल्चर रेस्टोरेंट यहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पर लोकल स्लॉटर हाउस वगैरह जो होते हैं, फार्म्स होते हैं, वहां से जो डेड बॉडीज या डेड बॉडीज के पार्ट्स बचे हुए होते हैं एनिमल्स के, वो यहाँ पर ले आए जाते हैं। ध्यान रखा जाता है कि ऐसी डेड बॉडीज एनिमल्स की ना आए, ऐसे कार्कसेस ना आए जिनके अंदर किसी भी टाइप का कोई टॉक्सिक मॉलिक्यूल मिले, ठीक है, कोई ड्रग्स वगैरह मिले। और ये क्यों है, क्योंकि वल्चर एक्शन प्लान 2020-25 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन, सॉरी क्लाइमेट चेंज ने ये चीज स्ट्रिक्टली मॉनिटर करी है। मॉनिटरिंग और टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म के उसमें यूज होता है, इसका एक्चुअली बहुत तगड़ा टूरिज्म चलता है वहां पे, राइट। जोरबीड़ में अच्छी खासी फीस लेते हैं, आपको वल्चर्स को ऑब्जर्व करने को मिल जाएगा। जीप सफारीज वगैरह भी हैं, यहाँ पर काफी बर्ड वॉचर्स होते हैं, पोचिंग वगैरह अलाउड नहीं है, और लोकल कम्युनिटीज की भी राइट्स को अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया है, मेंटेन करके रखा गया है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी, वल्चर्स वगैरह यहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल हैं, कितने टाइप की वल्चर्स होती हैं, कितनी सारी बर्ड्स अवेलेबल हैं, और कौन से टाइप की बर्ड्स होती हैं, और कौन से मैमल्स यहाँ पाए जाते हैं। डेजर्ट फॉक्स, इंडियन डेजर्ट कैट का मतलब कैराकल, एरिड कराकल, ठीक है, एरिड कराकल यहाँ पर अवेलेबल है। नील गाय है, स्पाइनी टेल लिजर्ड है, यहाँ पर फीरल डॉग्स वगैरह भी पाए जाते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो डॉग्स होते हैं ये वल्चर्स का कंपटीशन बन के सामने आ रहे हैं। क्यों भाई, क्योंकि वल्चर्स भी क्या करते हैं, डेड बॉडीज को खाते हैं, मतलब स्कैवेंजर्स होते हैं, और जो फीरल डॉग्स होते हैं शिकार भी करते हैं और डेड बॉडीज को भी खाते हैं। तो डेड बॉडीज का खाने का काम तो वल्चर का है, वल्चर खुद शिकार नहीं करता है, राइट, तो डेड बॉडीज का काम तो उसका है, तो ये वल्चर्स का प्रे भी छीन रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वल्चर्स लगभग 70% एनिमल कार्कस को डिसॉल्व करते हैं, स्कैवेंज करते हैं, उनको बायोडिग्रेड करते हैं, और डिजीजेस वगैरह फैलने से रोकते हैं। डेड बॉडी बाहर पड़ी रहेगी, उसके ऊपर माइक्रोब्स वगैरह पैदा होंगे, डिजीजेस फैलेंगे, वल्चर्स उसमें कंट्रोल करते हैं, और इनके डिक्लाइन के कारण बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। थ्रेट, फीरल डॉग्स का मैंने आपको बता दिया। प्लास्टिक इज अ थ्रेट एवरीवेयर, प्लास्टिक तो अब ओशंस में भी थ्रेट है, तो यहाँ तो है ही है। प्लास्टिक का कुछ नहीं हो सकता, देयर इज नथिंग ह्यूमन बीइंग्स कैन डू अबाउट प्लास्टिक एनीमोर। और मैं ये निराश होकर नहीं बोल रही हूँ, प्लास्टिक का सच में कोई कुछ नहीं कर सकता, इस लेवल तक हमारी लाइफ में प्लास्टिक पेनिट्रेट कर चुका है। हमारे ब्लड में प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक्स का नाम सुना है ना। हमारे जो अब जो जनरेशन पैदा हो रही है, अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके अंदर ऑलरेडी प्लास्टिक कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर प्लास्टिक कंपोनेंट्स हैं, फिशेस के अंदर प्लास्टिक कंपोनेंट्स हैं। डाइक्लोफेनाक वगैरह को बैन करना पड़ेगा, हैबिटेट डिस्टर्बेंस वगैरह जो हो रहा है टूरिज्म के कारण, उसको भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और सक्सेस यही है कि आपने वल्चर पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करके दिया है। नियर एक्सटेंशन, जो जीव विलुप्त होने वाला था, खत्म हो जाने वाला था इस धरती से, उसको आपने बचा लिया है। राजस्थान का वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का जो पार्ट है वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है। ये समरी है जो भी तक अपन ने अभी तक बात करी है, उसकी समरी है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट न्यूज, स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब ये बहुत ही छोटी सी और बहुत ही मेंशन करने वाली सी न्यूज है, इसकी जैसे ही डिटेल्स वापस बाहर आएंगी अपन इसके ऊपर और अच्छे से बात कर लेंगे, आखिर हो क्या रहा है। एक आपके पास में आई स्टार्ट प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जाके अपने स्टार्टअप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसको और रिफाइन करवाया हुआ है, और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टार्टअप्स राजस्थान के आई स्टार्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर हुए हैं। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम जो इंडिया का है, स्पेशली राजस्थान का है, उसकी हेल्थ को बताता है। बहुत सारे लोग नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जॉब क्रिएशन कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक साइकिल है वो रन कर रही है, बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है एक्सपोर्ट्स में, चाहे वो गुड्स के हों चाहे सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हों। एक्सपोर्ट में भी इंडिया का बहुत ज्यादा बड़ा राजस्थान का योगदान होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यही सारी चीजें हैं, मैंने लॉजिकल बताया ना, अब नंबर से साथ में देख लेते हैं, यही हो रहा है। 7,100 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स इसमें अवेलेबल हैं। इसमें है 1,000 करोड़ रुपए का फंड अभी तक उठाया जा चुका है। 42,500 जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है। इन्होंने
राइट अभी तक इतनी जॉब्स एक्स्ट्रा क्रिएट कर दी हैं। सर्विसेज कौन कौन सी अवेलेबल हैं? आई स्टार्ट के ऊपर आप स्किल डेवलपमेंट देख सकते हैं, रिकॉग्निशन वगैरह दे सकते हैं, अपने स्टार्टअप को अपग्रेड कर सकते हैं। जो भी आपके स्टार्टअप में कुछ नया आपको काम स्टार्ट करना है तो यहाँ पर आपको अपग्रेड करने का सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। इंक्यूबेशन का मतलब होता है जो आपका जेस्टेशन पीरियड होता है बिजनेस का, वो उसकी भी हेल्प, उसमें भी हेल्प दी जाएगी। मेंटोरशिप, अगर आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, अगर आपको किसी ना किसी टाइप की एक्सपीरियंस के हेल्प की जरूरत है तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा गवर्नमेंट वर्क ऑर्डर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं कि आप किस काम में क्या कर सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट के साथ में मिलकर कुछ काम कर सकते हैं, टेंडर वगैरह में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और फंडिंग असिस्टेंट, इसी बिना वैसे भी कुछ काम नहीं होता, तो आपको बिजनेस में जो पैसा आपको लगाना है वो पैसा कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कौन देगा, कैसे देगा, इसका क्या रिटर्न होगा, ये सारी चीजें आपको आई स्टार्ट प्लेटफॉर्म पे जानकारी मिलती है। इतना ही है। आगे देखते हैं। टेक्नो हब जो है जयपुर में, ये देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप इंक्यूबेशन हब है और इसके ऑफिस का एरिया है 1.5 लाख स्क्वायर फीट। आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस, ओके। मेरे को ये 2-3 जगह पे फिगर नजर आया है और मैंने कभी टेक्नो हब का ऑफिस देखा नहीं है, तो मुझे श्योर नहीं है कि ये कितना कितना लाख स्क्वायर फीट अवेलेबल है। एक बार के लिए इस चीज को यहाँ पर रख लेते हैं अपन, ठीक है। राइट। इंक्यूबेशन सेंटर जो जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, पाली और चूरू, इन जगहों पे जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनमें 2000 सीट्स अवेलेबल हैं। यानी कि इन जगहों पे 2000 स्टार्टअप्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली यहां से रजिस्टर हुए हैं। नेक्स्ट, स्टार्टअप आइडिया, प्रोटोटाइप स्टेज, इंसेंटिव, जो आपके माइंड में कोई आइडिया चल रहा है कि मैं इस काम का बिजनेस कर सकता हूँ, स्टार्टअप आई स्टार्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अगर वो बिजनेस आइडिया दिखाएंगे तो वो आपको वैलिडिटी बता देगा, वाइबिलिटी बता देगा आपके बिजनेस की कि वो कितना काम का है, फीजिबल है भी या नहीं है। यहाँ पर इंसेंटिव मिलेगा। उसके अलावा आपको फंड असिस्टेंस भी मिलेगा, स्पेशली 3 लाख रुपए अगर आपका विमेन लेड स्ट्रक्चर है। अगर आप महिला हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, तो आपको इंसेंटिव स्टेज पे 3 लाख रुपए तक की राशि का मदद भी दिया जाएगा, ओके। सीड कैपिटल 60 लाख रुपीस तक प्रोवाइड हो जाएगी, लोन कैपिटल 2 करोड़ रुपए तक की, इक्विटी कैपिटल 5 करोड़ रुपए तक की। अब मैं वही बोल रही हूँ कि अब ये जो चीजें होती है ना, इतना फिक्स होता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको रेंज की तरह रखती है। अभी तो ये इतना है, हो सकता है 3 महीने बाद में कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई अलर्ट आ जाएगा इसका, और गवर्नमेंट बोल देगी कि ठीक है, इससे काम नहीं चल रहा, इसको अपन 1 करोड़ कर देते हैं, इसको अपन 3 कर देते हैं, इसको अपन 8 कर देते हैं, फिर क्या करोगे? है ना। और ऐसा होता है, ये चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए सीड कैपिटल, लोन कैपिटल, इक्विटी कैपिटल क्या चीज होती है, कितना पैसा लगता है, कैसे पैसा लगता है, आई स्टार्ट पोर्टल आपको कैसे हेल्प करता है, गवर्नमेंट कहां में इन्वॉल्व हो रही है, ये सब चीजें आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। 168 डायरेक्ट वर्क ऑर्डर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, जो कि 30 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू रखते हैं, और ये गवर्नमेंट ने खुद ने इशू किए थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से खुद के इशू किए हुए हैं। 65 आई स्टार्ट लॉन्चपैड नेस्ट अवेलेबल हैं, जो कि स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स में एक्टिव है, यानी कि कॉलेज स्टूडेंट्स और स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं वो 65 एक तरह से वो चलाते हैं, स्टार्टअप चलाते हैं 33 डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी कि राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, ओके। 1,16,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हुए हुए हैं, एनरोल हुए हुए हैं, और 800 से भी ज्यादा अर्बन स्टार्टअप्स रजिस्टर हो चुके हैं अर्बन आई स्टार्ट प्रोग्राम में। यानी कि रूरल आई स्टार्ट प्रोग्राम अलग है, अर्बन आई स्टार्ट प्रोग्राम अलग है, ओके। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज, ये न्यूज अपन ने एक बार मॉर्निंग वाले सेशन में भी कवर करी थी। यहां पर इनके नाम आए हैं कि किन्होंने क्या प्रेजेंटेशन दिया। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था, ये रहा, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। वहां पर एक कल्चरल स्टॉल लगी थी, उस कल्चरल स्टॉल में राजस्थान और आसाम को अपने कल्चर को, हिस्ट्री को, हेरिटेज को, अपने आर्ट हैंडीक्राफ्ट को, इनको डिस्प्ले करने का चांस मिला। आसाम वाली अपन एक देख लेंगे कि क्या है, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान को जो डिस्प्ले करने का मौका मिला था, सॉरी डैम इट, हाँ ये राजस्थान के हैं। इनके अलावा ये नाम आपको याद करने हैं, 1, 2, 3 और ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये जरूरी है। ये 4 वो हैं, ग्रुप्स हैं जिन्होंने राजस्थान की स्टॉल पे, यानी कि उस स्टॉल पे जो राजस्थान का पार्ट था उसमें इन्होंने कल्चरल प्रेजेंटेशंस दी। भुंगार खान ने दिया खैरताल वादन और खरताल वादन और फोक सॉन्ग्स सुनाए वहां पे। मोरू सपेरा ग्रुप ने घूमर किया, कालबेलिया डांस किया, चुरची डांस किया। उसके बाद में भवाई डांस दिया गया किसके द्वारा, महावीर नाथ ग्रुप के द्वारा, महावीर नाथ ग्रुप के द्वारा, आई एम सॉरी। और विष्णु शर्मा ग्रुप ने मयूर डांस किया, जो कि डीग भरतपुर से आते हैं। ये चारों ग्रुप्स नाम आपको याद करने पड़ेंगे। मॉर्निंग वाले सेशन में अपन ने बात करी थी इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसमें क्यों जरूरत होती है, राजस्थान को यहाँ पर जो डिस्प्ले करने का मौका मिला है उसका क्या मीनिंग है, आसाम के साथ अपन ने कैसे कोऑर्डिनेट किया, अपन इसमें बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, राइट। यहाँ पर क्योंकि वो 4 नाम आ गए हैं कि किन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर शेयर किया है। फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस ऑफ राजस्थान एंड, हाँ ये रही थीम, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आई हैव रिपीटेड दिस अ गजिलियन टाइम्स
कोई भी प्रोग्राम होता है, प्रेजेंटेशन होता है, कैंपेन होता है, कोई नई स्कीम आती है, कोई नया प्रोग्राम आता है भारत सरकार, कुछ भी है या राज्य सरकार का भी, इनकी थीम होती है। किस विजन के साथ में हम ये काम कर रहे हैं, वो थीम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत, यहाँ पर यूनिटी का थीम दिया हुआ है। कालबेलिया, घूमर, भवाई डांस और खड़ताल रेसिटल्स किए गए थे। इंडियन कल्चर और नेशनल इंटीग्रेशन के यहाँ पर मैसेज दिए गए थे। ये आसाम वाला है, इसको भी याद कर ही लो। ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट ग्रुप ऑफ आसाम परफॉर्म्ड बिहू। बिहू वहां का एक फोक डांस होता है, राइट। बिहू मैं वो भूल रही हूँ, एक फेस्टिवल आता है आसाम का, उस दौरान वहां पर लोग कल्चरली बिहू परफॉर्म करते हैं। जैसे अपने होली वगैरह के आसपास अपने घूमर होता है, उस तरह से उनके बिहू होता है। आई थिंक बिहू ही होता है। चलो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। हाँ, उतना ही था, ठीक है। अपन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में ऑलरेडी देख चुके हैं। आई एम नॉट गोना रिपीट दिस। जो नेम्स नए आए थे, किन्होंने क्या, किस ग्रुप ने क्या परफॉर्म किया था, वो आपके लिए जरूरी था, वो अपन ने देख लिया है। राजस्थान एज अ न्यू मेटल मैन्युफैक्चरिंग हब, जिंक पार्क। हिंदुस्तान जिंक की प्रॉपर्टी पे एक जिंक पार्क बनाया जा रहा है, जो कि राजस्थान को इंडिया में हाईएस्ट जिंक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में लाके खड़ा कर देगा। इतना ही है, इतना ही है और कुछ नहीं है। इट सीक्स टू एस्टेब्लिश, हाँ, हिंदुस्तान जिंक का है, ठीक है। एस्टेब्लिश एन इंटीग्रेटेड मेटल वैल्यू चेन, जिंक, लेड, सिल्वर एंड अदर सच इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके अंदर मेटल या मेटालिक मिनरल्स की जरूरत पड़ती है और जिनका खनन राजस्थान में अवेलेबल है, जिनकी माइनिंग राजस्थान में होती है, उनको एज अ सप्लाई चेन स्ट्रीमलाइन करने का एक आइडिया है, जो कि हिंदुस्तान जिंक ने डेवलप किया है, जिंक पार्क के नाम से। और इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा राजस्थान में मेटल मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से। ओके, इंडस्ट्री लीडर्स, एमएसएमईज, पॉलिसी एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टर्स, ये सब आए हैं और इन्होंने जयपुर में वर्कशॉप लगाया और वहां पर ये फैसला सामने आया है। लैंड, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। प्रोवाइड, उनके बारे में बात भी की गई है कि हमें क्या चाहिए होता है, लैंड चाहिए होती है, ऑब्वियस सी बात है, फिजिकल लैंड के ऊपर आपको बिजनेस खड़ा करना है। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है, ओके, कहीं पर रॉ मटेरियल निकल रहा है, उसको सड़क से ले जाया जाएगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री में वो चीज मैन्युफैक्चर होगी, चार चीजें और कहीं से आ रही हैं, प्रोडक्ट बनेगा, फैक्ट्री से निकल के मार्केट तक, होलसेलर तक आ रहा है, होलसेलर के पास में बहुत सारा सामान इकट्ठा होता है, होलसेलर उसको कई जगहों के रिटेलर्स तक स्प्रेड कर देता है। ये जो रास्ते हैं, ये जो 3-4 मैंने बीच में गैप्स लिए हैं कि सामान ट्रैवल हो रहा है, इसको कहते हैं लॉजिस्टिक्स। इसके बारे में बात हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल तक ही लिमिट ना किया जाए, हम उसको आगे मैन्युफैक्चरिंग में भी लेके जाएं, सर्विस इंडस्ट्रीज तक भी उसको लेकर जाएं, ठीक है। यही है प्रोजेक्ट में क्या क्या यूज होगा। चंदेरिया, दरेबा और देवारी फैसिलिटी, ये हिंदुस्तान जिंक की स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स फैसिलिटीज हैं और इन 3 फैसिलिटीज को इस प्रोजेक्ट के लिए काम में लिया जाएगा। ओके, चंदेरिया, दरीबा और देबारी फैसिलिटीज, ये हिंदुस्तान जिंक की फैसिलिटीज हैं और यहीं पर इसको यूज भी किया जाएगा। ये जिंक पार्क इन जगहों को ही यूज करके बनाया जाएगा। नेक्स्ट, जिंक पार्क जो है वो इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करेगा, इंडस्ट्रियल कैपेसिटीज को भी इंक्रीज करेगा और बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट करेगा स्टेट के अंदर। लॉजिकल सी बात है, अगर आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रीमलाइनिंग की बात भी कर रहे हैं चाहे से, तो बहुत सारा काम आप यहाँ पर कर सकते हैं, बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेनिफिट्स, इसका फायदा क्या है जिंक पार्क बनाने का। राजस्थान की प्रेजेंस नॉन फेरस, फेरस क्या होता है, आयरन, नॉन फेरस क्या होता है, ऐसे मेटल्स, ऐसी मिनरल्स जो कि आयरन या आयरन से, आयरन के या फिर आयरन के जैसी प्रॉपर्टीज नहीं रखते, ठीक है। एमएसएमईज का इन्वॉल्वमेंट होगा, इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन होगा, मेक इन इंडिया को इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। चित्तौड़गढ़ उदयपुर बेल्ट जो है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, डेवलपमेंट ट्रिगर होगा यहाँ पे, ठीक है। लॉजिस्टिक्स वगैरह का भी एक्सपेंशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। आज की न्यूज इतनी ही थी, आई थिंक 1 2 3 4 न्यूज थी शायद, है ना। आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी जोरबीड वाली। पेपर 1 और पेपर 2 जनरल नॉलेज और आपका ज्योग्राफी का, बायोडाइवर्सिटी का, इनका जो पार्ट होता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जोरबीड वाली न्यूज कहाँ है, ये वाली, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। इसको ज्योग्राफी, इसको बायोडाइवर्सिटी और करंट अफेयर्स तीनों के बेसिस पे पढ़ना है आपको, ये ज्यादा जरूरी है। यही आपको एक्चुअली डिटेल में भी देखनी है। आई स्टार्ट प्रोग्राम वगैरह जो हो गया, ये अभी नेसेंट स्टेज पे हैं। जैसे अपन ने जिंक पार्क देखा, बहुत ही ज्यादा आइडिया के स्टेज पे है अभी। इसके ऊपर और न्यूज आएंगी, वी विल कवर दोस थिंग्स अगेन, ठीक है। चलो, दिस वाज द सेशन फॉर टुडे। नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे विद मोर वीकली न्यूज। ओके, थैंक यू।